This is the third lecture and I am going to start the type of unit cell. There are mainly two types of unit cell, primitive unit cell and centered unit cell. Centered unit cell is also called as non-primitive unit cell. Guys, before starting the lecture I want to say that just please like it, share it and subscribe my channel, because your support is very important for me. Okay, so द टाइप ऑफ यूनिट सेल में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो है, मान लीजिए आपके पास कोई लैटिस है ये आपके पास कोई लैटिस है, इस पे अगर जो एटम्स हैं वो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे। तो जब एटम किसी लैटिस के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नेक्स्ट क्या है आपका? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। उस केस में क्या होगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, मतलब आपका कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, उसके साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कंडीशन क्या बोलती है, एटम्स वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। तो सेंटर्ड यूनिट सेल आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको आप लोग FCC बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो BCC। एंड थर्ड होता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको आप ECC बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि प्रिमिटिव की कंडीशन जो थी कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ये आपका लैटिस है, यहाँ पे जो एटम है, ठीक है, यहाँ पे जो एटम है तो आप देख रहे होंगे कि हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसका नाम क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो आपका ये फेस है उसके सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो हर फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि आपका एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर। नेक्स्ट इज अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि एटम्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो आपके दो अपोजिट फेसेस कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पे एक फेस ये है, नेक्स्ट फेस ये, तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों फेसेस पे, फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट हैं। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की कंडीशन क्या हुई कि एटम्स आपके कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर ऑफ एनी अपोजिट टू फेसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि आपके जो एटम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर, मीन्स कि आपका पहला जो प्रिमिटिव की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जो आपके सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं दीज आर डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके एटम्स जो हैं पहले तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनिट सेल का जो सेंटर्ड है, जैसे कि आप ये इस एटम को जॉइन, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जॉइन करोगे, इस कॉर्नर को इससे, इसको इससे एंड इसको इससे, तो एक हमें सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा। तो
तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या हुआ कि आपका जो मतलब एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप के हुए? 3 टाइप्स के हुए, FCC, BCC एंड ECC। नेक्स्ट आपका है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब जो आपका सॉलिड होता है उस पर पैकिंग कैसी होती है? ठीक है, तो पैकिंग कैन बी पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब जैसे आपने 1 डायमेंशन होता क्या है? किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे एटम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। आइदर इट कैन बी इन द x और इन अ y और इन अ z, मतलब या तो फिर x में या तो फिर y में या तो फिर z में। अब आपका जो यहाँ पे ये जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ वो फ़ोन से बना रही हूँ, बहुत सारे ऐप्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे ये जैसे मैं एटम बना रही हूँ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। ओके, सबका शेप इक्वल बनाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन आप सपोज़ करिएगा कि सारे स्फेरिकल हैं और इक्वल साइज़ के हैं, जैसे कि इस डायग्राम में है। इसलिए मैं जितने भी लेक्चर्स बनाती हूँ उसमें आपका कंटेंट कम, डायग्राम्स ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जो ये है 1 डायमेंशन का पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो पैकिंग होता है उसमें हमको क्या निकालना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका, वो निकालना होता है। ठीक है, फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या है वो निकालना होता है। उसके बाद हम निकालते हैं कि एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट तो आपको पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अरेंज्ड होंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमको सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि एनवायरनमेंट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होना चाहिए। कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड मतलब कि हम अगर जो भी एटम का सिलेक्शन करते हैं वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करें। मान लीजिए हमने ये एटम सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि अगर जो भी एटम है सेंटर पे या फिर जिसको हमने सेलेक्ट किया है उससे कितने पर्टिकुलर एटम्स डायरेक्टली टच में हैं। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एटम्स से एक ये टच में है और एक ये वाला एटम टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डायरेक्टली टच में सिर्फ 2 ही एटम है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो कॉर्नर मोस्ट एटम है जैसे कि ये या फिर ये, तो कॉर्नर मोस्ट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कॉर्नर मोस्ट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली टच में ये सिर्फ इसके है या तो फिर ये इसके टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछे, वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। और अगर कॉर्नर मोस्ट का पूछे तो 1 डायमेंशनल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन। अब हम चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं। 2 डायमेंशन का क्या मतलब कि हमें प्लेन पे अरेंज करना है। ठीक है,
तो जो ये आपका ये जो आपके एटम्स थे एक रो में अरेंज थे, एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज थे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, या तो ये जो एटम्स हैं आपका दे आर इन, मतलब जो एक एटम था उसके जस्ट बिलो दूसरा एटम अरेंज हो जाए, ठीक है। ऐसे ये पहली रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है जो इस फर्स्ट वाली का होगा, मान लीजिए ए से हम मेंशन करते हैं, वही अरेंजमेंट सेकंड का है, वही अरेंजमेंट थर्ड का है। तो हम तीनों को ए नाम दे सकते हैं। फिर आपका जितनी भी रोज बनेंगी वो सारी सेम होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे सबका अरेंजमेंट जो है वो सेम है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये एटम्स एक दूसरे के नीचे अरेंज ना होके इनके डिप्रेशन में अरेंज हो। जैसे आपका ये रो है एक, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अरेंज्ड है। अब इन दोनों एटम्स के डिप्रेशन में ये जो 6 नंबर एटम दिख रहा है वो अरेंज्ड है। फिर इन दोनों के डिप्रेशन में ये अरेंज्ड है, इन दोनों के डिप्रेशन में ये अरेंज्ड है, ठीक। अब जो नेक्स्ट रो आपकी बनेगी वो जो फर्स्ट रो होगी वो सिमिलर होगी। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, इन दोनों रोज आपकी सिमिलर होगी। तो अगर हम इसे ए नाम देते हैं, इसे बी, तो ये वापस ए हो जाएगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो जाएगा, ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे पैकिंग है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं ये आपका सेंट्रल एटम है, या फिर इस एटम को हम चूज़ करते हैं। तो इस एटम से डायरेक्टली टच में एटम नंबर 1 2 3 4, 4 एटम डायरेक्टली टच में है। अब हम इन्हें ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है आपका, ठीक है। तो इसकी वजह से इस अरेंजमेंट का नाम क्या पड़ा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो एटम्स हैं, ये एटम हमने चूज़ किया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 4 एटम्स हैं दे आर इन डायरेक्टली टच विद दिस एटम, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका सेकेंड टाइप का अरेंजमेंट है, उसमें अगर आप इस एटम को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे 6 एटम्स होंगे जो कि डायरेक्टली टच में होंगे, और इसमें क्या बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है। तो इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो पहला इसका क्या पड़ा था, ए बी टाइप का अरेंजमेंट, और दूसरा क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या बोला था कि यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है। तो यूनिट सेल किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, बट ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ हमेशा स्क्वायर हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे यूनिट सेल रेक्टेंगुलर शेप में हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे यूनिट सेल ट्रायंगुलर शेप में है। तो हम उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा यूनिट सेल करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, लैटिस के लिए, या फिर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो हमें जब
यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल बनेंगे किसी भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है आपका, जैसे कि यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि बार बार रिपीट होती है, पर ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि ये हेक्सागोन है, ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट सेल है, पर हमने कहा कि सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा होने के लिए तो ये ट्रायंगल है, तो ये होना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल होना चाहिए। बट यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो आपका यूनिट सेल नहीं है। क्या है यूनिट सेल? हेक्सागोन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल सेलेक्ट करने का ये कंडीशन जो है वो उतना वैलिड नहीं है। फिर आखिर वैलिड क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो बताए, ठीक है। तो वो सेकंड कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।